सोचो एक ऐसे इंसान जिसे करीब 22 देशों ने अपने यहाँ से वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सेक्स गुरु का टैग दिया। यानी ये कोई अपराधी नहीं थे, ये कोई आतंकी नहीं थे, ये थे ओशो। यानी 1970 और 80 के दशक में ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके थे, भारत से लेकर अमेरिका तक। अमेरिका में ओशो ने पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया, यानी रजनीशपुरम, जहां अपने कानून थे, अपनी सरकार थी, अपनी पुलिस थी और हजारों हथियारबंद समर्थक थे। और इतना ही नहीं, ओशो के इस कम्यून पर अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक में शामिल होने के आरोप लगे और यह मामला सीधा सरकार और अदालत तक पहुंच गया। और फिर वो दिन आया जब ओशो अमेरिका छोड़ रहे थे। एयरपोर्ट पर उनके समर्थक जमीन पर बैठकर रो रहे थे, चीख रहे थे, ऐसा कि जैसे मानो उनका भगवान उनसे छीन लिया गया हो। ओशो का असर यही नहीं रुका। भारत में उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस अफसर एक ही दिन में अपना करियर और परिवार छोड़ देते थे। और सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के दौर के सुपरस्टार विनोद खन्ना, जिसने अपनी करियर का पीक छोड़ा, फिल्में छोड़ी और ओशो के आश्रम में एक साधारण शिष्य बन गए। यानी यह सवाल सीधा है, जो इंसान लोगों की आजादी सिखाने का दावा करे, वो अगर लोगों की सोच, भावनाओं और जिंदगी पर इतना कंट्रोल पा ले तो क्या वो गुरु है या इतिहास के सबसे बड़ा मानसिक प्रयोग? सोचो, ओशो के इन्फ्लुएंस का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उनकी डेथ के 35 साल बाद भी आज ओशो रिलेवेंट बने हुए हैं। ओशो की सक्सेस और पॉपुलर इतनी थी कि उनके फॉलोवर्स ने अमेरिका में इनके नाम का एक पूरा शहर बसा दिया, जिसका नाम था रजनीशपुरम। लेकिन सक्सेस और पॉपुलर के साथ साथ ओशो की लाइफ से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते इन्हें सेक्स गुरु का टैग दिया गया। अमेरिका ने इन्हें जेल में डाला और 21 देशों में इनकी एंट्री को बैन कर दिया गया। फिलॉसफी के नॉर्मल टीचर से स्पिरिचुअल लीडर बनना और अमेरिका में अपनी खुद की एक सिटी इस्टेब्लिश करना, ओशो की ये लाइफ जर्नी पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। और इस स्टोरी के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसे डाइजेस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, और इस पूरी स्टोरी को जानेंगे डिटेल। यानी ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में कुचवाड़ा मध्य प्रदेश की एक जैन फैमिली में हुआ था और इनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन। ओशो अपने स्पीच में अपने अर्ली लाइफ के बारे में कई बार बात किया करते थे, जिनमें वह कहते थे कि उनकी हर बात पर सवाल करने की आदत थी। यानी अपनी इस आदत के चलते उन्हें कई बार कॉलेज से निकाल दिया गया था। ओशो ने साल 1955 में जबलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद 1957 में उन्होंने सागौर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिलॉसफी का टीचर बनने से पहले ओशो की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। यानी उनकी बायोग्राफी में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 21 के एज के आसपास चंद्रमोहन जैन यानी ओशो को इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए और इन एक्सपीरियंस के बाद ही उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी अगले कुछ सालों तक ओशो फिलॉसफी के टीचर बने रहे और उन्होंने अलग अलग जगह पर रिलीजन ट्रेडिशनल कर दिया। धीरे धीरे ओशो को सुनने वालों का नंबर बढ़ने लगा और अभी उनके छोटे छोटे गेम्स थे जिनमें वो अपनी स्पीच दिया करते थे। यानी ईएस 1966 के आते ओशो ने पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लीडर बनने का डिसीजन ले लिया। यानी उन्होंने अब यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया। अब वो फुल टाइम स्पिरिचुअल गुरु बन चुके थे और इंडिया की अलग अलग जगह पर जाकर स्पीच देने लगे थे। यानी अपनी स्पीच में पॉलिटिकल आइडियो से लेकर रिलीजन पर खुलकर बात किए करते थे। और कई बार तो उनके कमेंट्स काफी कंट्रोवर्सी भी हो जाया करते थे, लेकिन इनिशियल डेज में ओशो के इन कंट्रोवर्शियल कमेंट्स ने उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर देने का भी काम किया। उनके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लगे, जिनमें से एक थी लक्ष्मी, जिनका नाम चेंज करके ओशो ने माँ योग लक्ष्मी रखा था, और दूसरी थी क्रिस्टीना उल्फ, जिनका नाम प्रेम निवान रखा। यानी माँ योगा लक्ष्मी ओशो की पहली पर्सनल सेक्रेटरी बनी और दूसरी क्रिस्टीना उल्फ यानी प्रेम निवान फॉरेन कंट्री में ओशो के फॉलोवर्स के लिए कैंप्स को मैनेज करने का काम वही किया करती थी। और ओशो की पॉपुलर बढ़ाने में इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। यानी अब 1960 आते आते ओशो ने नव संन्यास मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सारी बॉन्डेज तोड़कर
खुलकर जीने की बात की थी। यानी इस मोमेंट में उनका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा सेक्स को स्पिरिचुअल से जोड़ना और अपने लोगों के लिए इसे स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बताना। यानी ओशो का नव संन्यास मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा और अब इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके थे। यानी फॉरेन से इंडिया आने वाले ओशो फॉलोअर्स का नंबर हर साल बढ़ रहा था, जो ओशो को बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा भी दिया करते थे। इन्हीं पैसों से ओशो ने ईएस 1974 में पुणे के गोरेगांव में अपना पहला आश्रम स्टैब्लिश किया। यह आश्रम काफी बड़ा था और यहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स भी रहा करते थे, जो अलग अलग काम किया करते थे। यानी एक टाइम यहाँ रहने वाले फॉलोअर्स का नंबर 30,000 के आसपास था, जिसमें मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज के लोग थे। ओशो ने आश्रम में बहुत सारी थेरेपी और इन कॉपी मेथड्स को भी प्रैक्टिस करना शुरू किया और इन सब प्रैक्टिस का वो इंसान के स्पिरिचुअल पोटेंशियल को लिफ्ट करने का तरीका मानते थे। यानी इन्हीं प्रैक्टिस में से एक प्रैक्टिस थी लिबरलाइज्ड सेक्स। यानी आश्रम के कोई भी लोग किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसी प्रैक्टिस के चलते ओशो के आश्रम में बहुत सारे इनलीगल्स लगने शुरू हो गए। यानी ओशो के पूरे आश्रम में फॉलोअर्स के तौर पर रह चुके बहुत से लोगों ने इस चीज पर बात की। यानी 1980 में 6 महीने के लिए पूरे आश्रम में रही रोजलिन स्मिथ ने कहा कि ओशो के आश्रम में वीमेंस पर फोर्सफुली साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी इस एलिगेशन लगाने में एक स्टेप और आगे बढ़ तो जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ ग्रुप जैसी एक्टिविटीज भी इंक्लूड थी और अगर कोई इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से मना करता था तो उन्हें ग्रुप लीडर पनिशमेंट देता था। यानी एक्स डिसीव स्कट फ्लोड ने बताया कि उन्होंने आश्रम में होने वाली एक प्रैक्टिस के दौरान यह देखा कि 2 मेल एक फीमेल का करने की कोशिश कर रहे थे। डेविड पटेल ने भी ऐसे ही इंसिडेंट्स का जिक्र करते हुए कहा कि जब आश्रम में एक औरत के साथ ये सब हुआ तो इस ड्रामा से बाहर आने के लिए उस औरत को आश्रम से निकलने के बाद कई सालों तक काउंसलिंग लेनी पड़ी थी। अब ओशो के आश्रम में हुई इन कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस के मेडिकल प्रूफ भी मिले, जिसके बारे में बात करते हुए एक्स डेसिबल स्मिथ ने बताया कि आश्रम में चल रही कंट्रोवर्शियल ग्रुप सेक्स प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई थी, जिसमें हर्पीज जैसी बीमारी कॉमन थी। अब एक तरफ इन सारी कंट्रोवर्सीज एक्टिविटीज के चलते ओशो के आश्रम पर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट दोनों ही भड़के हुए थे। दूसरी तरफ इस आग में घी डालने का काम किया था ओशो की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कंट्रोवर्सी बुक ने संभोग से समाधि की ओर, जिसे सन 1980 में पब्लिश किया गया था। और अब इस बुक में भी सेक्सुअलिटी और स्पेशलिटी के बारे में भी काफी खुलकर बात की गई थी, जिसके चलते हजारों लोगों ने इस किताब को पढ़ा था। अब ओशो के आश्रम में होने वाली कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस के साथ साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजन पर भी उनके कंट्रोवर्शियल कमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। वैसे ओशो की कही गई मैक्सिमम बातों में करेक्ट आर्गुमेंट जरूर होती थी, लेकिन उनकी यह आर्गुमेंट बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही थी, जिनमें से ज्यादातर पॉलिटिशियन थे। ओशो का बढ़ता हुआ ये कंट्रोवर्शियल कल्चर तब की गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगा और उन्होंने इनडायरेक्टली ओशो पर एक्शन लेने शुरू कर दिए। यानी स्पेशली 1977 के बाद जब मोरारजी देसाई देश के पीएम बने, जो कि ओशो के कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब ओशो के अगेंस्ट बहुत सारे एक्शन लिए गए, जिनमें से पहला एक्शन था कि बाहर से आए डिवोर्स से मिलने वाले अमाउंट पर ओशो को हैवी टैक्स अमाउंट पे करना होगा और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर भी टैक्स लगाने के ऑर्डर्स दिए गए। इसके अलावा उन पर बहुत सारे लीगल केसेस भी किए गए। यानी अब बढ़ती कंट्रोवर्सीज के चलते ओशो के लिए इंडिया में रहना मुश्किल होता चला गया और इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ओशो ने अमेरिका जाने का डिसीजन लिया और आगे चलकर उनका यह डिसीजन उनकी लाइफ में एक और कंट्रोवर्शियल चैप्टर जोड़ने का काम करता है। यानी अब ईयर 1981 में अमेरिका जाने से पहले ओशो की एक नई शिष्य उनसे जुड़ती है, जिनका नाम था अंबालाल पटेल, जिसे चेंज करके ओशो ने मां आनंदशीला रख दिया था। अमेरिका में ओशो की असिस्टेंट रही आनंदशीला ओशो के सबसे करीब रहे लोगों में से एक थी और यही आनंदशीला ओशो के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बनी थी। यानी फाइनली ईयर 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और यहाँ पर ओशो के हजारों फॉलोअर्स ने मिलकर उनके लिए एक पूरी सिटी बना दी थी, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता था। यानी लगभग 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाली सिटी को ओशो के फॉलोअर्स ने ही बनाया था। मतलब जो फॉलोअर्स कारपेंटर था उसने अपना काम किया, इंजीनियर ने अपना, इसी तरह डॉक्टर ने अपना, नर्स ने अपना, ड्राइवर ने अपना, हर कोई इस सिटी में रहता था और ये सब ओशो के फॉलोअर्स ही थे जो बिना सैलरी के काम किया
किया करते थे, बल्कि कुछ लोग के पास जो लाइफ सेविंग भी थी वो भी उन्होंने रजनीशपुरम सिटी बनाने में खर्च कर दी। और बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने भी इसी आश्रम में गार्डनर का काम किया करते थे। यानी अब रजनीशपुरम की स्टैब्लिश के बाद अमेरिका के अंदर ओशो की पॉपुलर एक्सप्लोर कर गई। उनके पास एक टाइम पे 90 से भी ज्यादा रोल्स रॉयल्स की कार्स थी और दुनिया की सबसे महंगी वॉचेस का कलेक्शन हुआ करता था, और यह सब उनके रिच बिजनेसमैन डिवोटा से मिला था। यानी ओशो ने यहाँ किसी भी तरह के सेक्सुअल प्रैक्टिसेस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन फिर भी इनके आश्रम में एड्स वायरस के इन्फेक्शन और इससे जुड़ी न्यूज लगातार सामने आती रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार ओशो के बढ़ते हुए कल्चर से परेशान होने लगा। अब वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस पर कंट्रोल किया जाए। यानी अब इसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं थी कि ओशो इंडिया से आए हैं, बल्कि ओशो से पहले बहुत सारे इंडियन साधु और स्पिरिचुअल लीडर अमेरिका में आ चुके हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मिशन को सक्सेसफुल रन कर रहे थे। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस और ईकन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद, ये सब लोग ओशो से पहले अमेरिका में जा चुके थे। लेकिन ओशो जैसे सिमिलर कल्चर के साथ अमेरिका में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका था, जिसके चलते अमेरिका ओशो के रजनीशपुरम को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट था। ईयर 1978 में गोना में ओशो की एक ही तरह एक कल्चर लीडर जिम जोनेस ने अपनी अलग सिटी बनाई थी, जिसका नाम था जोनस टाउन। उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि वो एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ओशो के रजनीशपुरम से काफी सिमिलरिटीज थी, लेकिन जोनस टाउन में कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 918 लोगों की डेथ हो गई। मरने वालों में मोस्टली लोग अमेरिका के ही थे, इसीलिए अमेरिका ओशो के इस सिमिलर कल्चर को लेकर घबराया हुआ था और वहां होने वाली इस हर एक चीज पर नजर रखा हुआ था। यानी 1984 में रजनीशपुरम की मैनेजर और ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंदशिला पर बायो टेरर अटैक के इनलीगल्स लगे। यहाँ पर अमेरिकन सरकार का कहना था कि मां आनंदशिला ने ओशो के फॉलोअर्स के साथ मिलकर रिगन स्टेट में 10 रेस्टोरेंट के सैलेड बार्स को साल्मोना बैक्टीरिया से इफेक्ट किया है, जिसमें वहां 711 लोगों को फूड पॉइजन हुई, जिसमें से 45 लोग क्रिटिकल कंडीशन में गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यह उनकी हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक था। और यह बायो टेरर अटैक क्यों कराया गया, इसका रीजन बताते हुए अमेरिकन सरकार ने कहा कि ऐसा मां आनंदशिला ने वास्को काउंटिंग इलेक्शन में उनके अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए किया है। वो उनके अगेंस्ट खड़े कैंडिडेट के वोटर्स के नंबर को कम करना चाहती थी, जिसमें मां आनंदशिला का कैंडिडेट्स इलेक्शन में इजीली जीत सके। यानी इन सब के चलते अमेरिकन सरकार ने आनंदशिला को 20 साल की सजा सुनाई। यानी इन सब इंसिडेंट के बाद अमेरिका में ओशो की मुश्किलें बढ़ती गई, जिसके बाद ओशो ने फॉलोअर्स के साथ अमेरिका से भागने का डिसीजन लिया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और ओशो के फॉलोअर्स के पास $55,000 का केस, कुछ पिस्टल और ज्वेलरीज मिली। Sunday night, with $55,000 in cash, boxes of jewelry, and his throne, the Bhagwan and a handful of his followers fled the ranch commune. यानी इन सब इंसिडेंट के बाद ओशो पर लगे इमिग्रेशन फ्रॉड के इनलीगल्स के चलते उन्हें 12 दिन तक अमेरिका की अलग अलग जेल में रखा गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और अमेरिका के कहने पर 21 देशों ने उनकी एंट्री पर रोक लगा दी। यानी इसी के साथ जनवरी 1987 में ओशो अपने पूरे वाले आश्रम में लौट जाते हैं, जहां उन्हें बताया कि अमेरिका में जेल में उन्हें स्लो पॉइजन देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। अमेरिका से लौटने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें बैक पेन, अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दिक्कतें होने लगी, जिसे उन्होंने स्लो पॉइजन का असर ही बताया। और अब 19 जनवरी 1990 को 60 साल की एज में ओशो की डेथ हो गई। अपनी पूरी लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। ओशो की डेथ भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। उनकी डेथ को लेकर आज तक बहुत सारी थ्योरी सामने आई है और मैक्सिमम थ्योरी ये दावा करती है कि उनके करीबी लोगों ने ही उन्हें पॉइजन देकर मार दिया था, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि उनका सक्सेस बनकर उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना और उनके आश्रम को चलाना। ओशो की मिस्टीरियस डेथ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अभय वाद्या ने एक बुक लिखी हुई है, किल्ड ओशो, जिसमें उन्होंने ओशो की डेथ के दिन उनके आश्रम में बहुत सारी इनरेगुलरिटीज पर भी क्वेश्चन किए हैं। यानी ओशो की मौत आज भी एक अधूरा सवाल है। कोई कहता है जहर दिया गया, तो कोई कहता है इलाज में लापरवाही हुई और कोई कहता है ये सब अफवाहें हैं। लेकिन सच ये है कि ओशो की डेथ को लेकर आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जो पूरे विश्वास के साथ किसी एक कहानी पर मुहर लगा सके। लेकिन शायद ओशो खुद इसी अधूरेपन के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जवाब देने से ज्यादा सवाल उठाने
का काम किया। उन्होंने कहा था कि सत्य किसी ग्रंथ में नहीं होता, सत्य अनुभव में होता है, और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी एक अनुभव बन गई, न कि एक फैसला। यानी ओशो को मानने वाले हो या ना मानने वाले, किसी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने लोगों को भीड़ से अलग होकर सोचना सिखाया। समाज ने उन्हें कभी संत कहा तो कभी अपराधी, कभी गुरु तो कभी धोखेबाज, लेकिन ओशो खुद को इनमें से कुछ भी नहीं मानते थे। वो बस कहते थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर झांकना सिखा रहा हूँ। शायद इसीलिए उनकी मौत पर बहस आज भी है, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों को बेचैन करते हैं, क्योंकि जो इंसान सच में आजाद होता है वो मरने के बाद भी सवाल छोड़ जाता है। और ओशो भी शायद सवाल बनकर ही जाना चाहते थे। और अब सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ओशो की मौत सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, या कोई रहस्य, या फिर कुछ ऐसा जो हमें आज तक बताया ही नहीं गया? नीचे सिर्फ अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि कभी कभी जवाब से ज्यादा सवाल जरूरी होते हैं। बाकी दोस्त आपकी मर्जी। और इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक